डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कहते हैं। यानी जब हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो चीज हमें मिलेगी उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मास बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और वेलोसिटी का मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी मोशन करेगा। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी मोमेंटम को डिफाइन करेगी। मोमेंटम के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं, मोमेंटम का जो सिंबल है वो कैपिटल P विद एरो, और इसका जो फार्मूला है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा। अब अगर एक बॉडी, उसका मास तो डेफिनेटली होगा, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है देन उसका मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास जीरो है। तो इसका मतलब है मोमेंटम चलने फिरने का नाम है, मोशन का नाम है। तो तभी हम मोमेंटम का मीनिंग क्या लिखेंगे कि मोमेंटम बेसिकली क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो हरकत की मिकदार है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो देन उसका मोमेंटम भी जीरो। अब यहां पर हम यूनिट की बात करें तो मास की जगह पर आ जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। नेचर की बात करें तो ये वेक्टर है और वेक्टर के साथ साथ ये डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि पहली 7 बेसिक में इसका जिक्र नहीं। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस सेंट में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी तरफ उसके मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी। फैक्टर्स की बात करें, एसएलओ का क्वेश्चन भी है, ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंटम डिपेंड। तो मोमेंटम फार्मूला को देखें तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फैक्टर नंबर 1 है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट ले लें तो मास के बढ़ने से मोमेंटम भी बॉडी का ज्यादा होगा। यानी अगर एक ट्रक और कार सेम स्पीड पे चले तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब ये हुआ ट्रक हैव ग्रेटर मोमेंटम। ट्रक हैव ग्रेटर मोमेंटम देन कार if move with same velocity. If move with same velocity. अगर ट्रक और कार एक रफ्तार से जा रही हो तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी उस ट्रक को रोकना कार की बनिस्बत मुश्किल है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो फैक्टर्स है वो है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपके ऑब्जेक्ट की रफ्तार ज्यादा हुई तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम है क्वांटिटी ऑफ मोशन और ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी की। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर यहां पर हम टू सेम कार, वन विद मूविंग हाई वेलोसिटी, टू सेम कार्स, अगर दो एक जैसी गाड़ियां हो, वन with moving high velocity और उनमें से एक हाई वेलोसिटी से मूव करे तो उसका मोमेंटम
ज्यादा होगा जो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, है ग्रेटर मोमेंटम, जो हाई वेलोसिटी से मूव करेगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि मोमेंटम प्योरली मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन हमने देख लिया। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब हम मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, यानी फोर्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन, क्योंकि बॉडी का मोमेंटम उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और बॉडी को वेलोसिटी गेन करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन होगा, फोर्स होगी तो ही मोमेंटम चेंज होगा। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो उस पर लगने वाली फोर्स के बराबर है। इस बात की डेरिवेशन करते हैं एज न्यूटन सेकंड लॉ को हम जानते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। यहां पर हम ए की वैल्यू डालें तो ये होगा एम, ए की जगह आ जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, एंड एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी को हमने सेपरेट लिख लिया, डेल डेल पर डेल टी। एम इंटू वी जो है, एम इंटू वी ये तो मोमेंटम यानी पी के बराबर है, तो उसकी जगह हमने पी लिख लिया। तो पता क्या चला, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। यहां पर ये जो रिलेशन है ये बताता है कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कब, जब फोर्स लगेगी। अगर फोर्स ना हो तो फिर मोमेंटम में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसी इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। F is inversely proportional to 1/t, यानी अगर आपका जो टाइम है वो कम है तो फोर्स ज्यादा है, टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम है। यहां पर ये जो टाइम है इसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी वो टाइम जिस दौरान फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है। तो अब अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज ग्रेटर, अगर बॉडी पर लगने वाला जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो ग्रेटर हो, देन फोर्स इज स्मॉल, तो हमारी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। इसकी मिसाल हम एग की ले लेते हैं। अगर हम एग की बात करें तो अगर हम एक अंडे को नीचे फ्लोर फर्श पे गिराएं तो फर्श पे गिरते ही अंडा जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो ही वो फर्श पे गिरेगा उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, उस पे फोर्स ज्यादा लगेगी तो वो टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसी एग को एक पिल्लो के ऊपर, एक तकिए के ऊपर गिराएं तो वो गिर कर नहीं टूटेगा, क्योंकि जब वो तकिए पे गिरेगा तो तकिए को डिफॉर्म करेगा, टेढ़ा करेगा, तो यहां पर उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट उस पर बढ़ जाएगा, टकराने का टाइम बढ़ेगा, तो फोर्स की मिकदार उसके ऊपर कम हो जाएगी। जब फोर्स की मिकदार कम हो जाएगी तो उस फोर्स से वो नहीं टूटेगा। सेम है, अगर आप खुद भी एक हाइट से जंप लगाएं पक्के फर्श के ऊपर
तो आपको इंजरीज के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम है, आप पे फोर्स ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप रेत के ऊपर छलांग लगाएं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा होगा और आप पर लगने वाली फोर्स कम होगी, जिससे इजीली आपकी बॉडी बर्दाश्त कर लेगी। तो यहां पर ये इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है अलग थलग निजाम, यानी एक ऐसा सिस्टम, पार्टिकल्स का एक ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, एनवायरमेंट की फोर्सेस उस पर निग्लिजिबल हो जाए, तो वो सिस्टम आइसोलेटेड कहलाता है। उसको डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑन विच external forces are negligible, यानी बाहर से लगने वाली फोर्सेस का असर ना होने के बराबर हो, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसको हम सिंपली लिखते हैं F एक्सटर्नल 0, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस वक्त क्या होगा, जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है गैस इन अ सिलेंडर, गैस इन अ सिलेंडर। अब जो गैस इन अ सिलेंडर है हमारे पास, वो किसी भी सिलेंडर के अंदर आइसोलेट है, बंद है, आइसोलेट का है, गैस यहां पर आइसोलेट है। उसके पार्टिकल्स सिलेंडर के अंदर मूव करते हैं, एक दूसरे से भी टकराते हैं और सिलेंडर की दीवारों से भी टकराते हैं, लेकिन जो एनवायरमेंट की तरफ से उस पर फोर्सेस है उनका इफेक्ट इन पर जीरो होता है, तो उस वक्त हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं। इसी तरह एक्सप्लोजन है, जब कोई चीज एक्सप्लोड करती है, धमाका करती है, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव कर जाती है। तो उस सूरत में जब पार्टिकल्स दूर मूव कर रहे होते हैं तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका असर जीरो हो जाता है। तो इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। कोलिजन जो है, दो चीजों का टकराना, वो भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम को हम समझ चुके हैं, ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। लास्ट में हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब होता है कि चीज का काम ज्यादा ना हो, चीज का काम ज्यादा ना होना, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। अगर आपका जो मोमेंटम है उसमें चेंज ना आए, यानी उसको हम सिंपली डिनोट करते हैं कि डेल पी जीरो हो जाए, मोमेंटम का चेंज जीरो हो जाए, तो उस वक्त मोमेंटम कंजर्व होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां से मोमेंटम का फार्मूला लिखूं तो डेल पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। यहां पर डेल पी का एफ और डेल टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये भी मोमेंटम का फार्मूला है, और यहां से यूनिट की न्यूटन सेकंड भी बनती है। समटाइम मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड लिखी होती है, तो हम वो भी लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो मतलब उसका जो चेंज है वो जीरो है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो क्योंकि मोमेंटम तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम तब चेंज होता है जब फोर्स एक्ट करे। अगर फोर्स ही जीरो हो जाए तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, इन आइसोलेटेड सिस्टम, जब हम आइसोलेटेड सिस्टम ले लेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस तो क्या हो जाएंगी, जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होंगी तो देन हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाई डेल T। अब F तो जीरो है, F की जगह जीरो पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाई डेल T, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल P इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल T इंटू जीरो जीरो। तो डेल P जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, मुस्तकिल हो गया,
और डेल पी का मतलब है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, यानी जो बॉडी का शुरू में मोमेंटम है वही मोमेंटम उसका बाद में भी होगा, तो उसके मोमेंटम को हम कंसीडर करेंगे। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। अब जो कोलिजन एंड एक्सप्लोजन का टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे मोमेंटम जो है इनिशियल शुरू का और फाइनल बाद का आपस में इक्वल हो।